हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कल जितना हम लोग पढ़े थे, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि हम लोग शुरू किए थे, उसका नोट्स बना लिए होंगे। और आपके पास ये सुविधा है कि आप लोग वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको बार बार देखिए। तो हम लोग कल जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ हैं, हम लोग पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करना पढ़े थे, वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते चलेंगे। तो पीपीएम में सांद्रता का हम लोग फार्मूला लिखे थे कि ऐसा हम लोग पीपीएम में सांद्रता तब यूज करते हैं जब विलेय बहुत ही कम मात्रा में हो। पूरे विलयन के सापेक्ष जो विलेय है वो बहुत कम मात्रा में, तो हम लोग उसको प्रतिशत में न बताकर पीपीएम में बताते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में कुछ लगभग ऐसे ही एग्जाम्पल देके समझाया है। तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 केजी समुद्री जल में लगभग 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली होती है। ऑक्सीजन की सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत तथा पीपीएम में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे पीपीएम में आएगा और प्रतिशत में भी। तो पहले पीपीएम में ही देख लेते हैं। तो पीपीएम में फार्मूला लिखा है, तो पीपीएम सांद्रता इक्वल टू होगा, पीपीएम इक्वल टू होगा, तो यहाँ पर विलेय ऑक्सीजन है, तो विलेय का भार ग्राम में लिखना है। तो जब मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ ग्राम, क्योंकि हम लोगों को दोनों को ही ग्राम में लिखना है। तो ये हो गया विलेय का भार, जो ऑक्सीजन का भार है ग्राम में, O2 का जो भार है वो इतना है, 6 × 10⁻³ ग्राम हो गया। और विलयन कितना है, 1 केजी, तो इसको भी हम लोगों को किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में ही लिखना पड़ेगा। तो जब इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1 केजी में कितने ग्राम हो जाएंगे, 1 × 10⁻³ ग्राम, 3 ग्राम इंटू हम लोगों को किस में बताना है, पीपीएम का मतलब ये कि हम लोगों को 10⁻6 में बताना है। मिलियन का मतलब है 10 लाख, तो ये 10⁻6। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻³ ये जो पहले से था, इंटू ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻6, तो ये आ जाएगा 6 ppm। यानी कि जो समुद्री जल है उसमें जो ऑक्सीजन घुली हुई अवस्था में है वो कितनी, उसकी प्रतिशत पीपीएम में सांद्रता क्या है, 6 ppm है। बात समझ में आएगी। अब अगर इसी को प्रतिशत में निकालना होता, तो अगर प्रतिशत में निकालना होता तो ये वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा ही 0.00 करके आती है, इसीलिए जब ऐसा होता है तो हम लोग पीपीएम में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए अगर प्रतिशत में इसी को निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो 10⁻6 है इसको बस 100 कर देते हैं, यानी ये क्या करते हैं हम लोग 6 × 10⁻³ प्रतिशत में अगर निकालना है तो W/W अगर निकालना है हम लोगों को, डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ इंटू 100 करते हैं हम लोग, तो ये कितना आता, तो ये आता 10⁻⁴%, या ऐसे हम लिख सकते थे 0.001%। तो इस तरह से प्रतिशत में जो आएगा उसको हम लोग ऐसे पीपीएम में कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन। तो इस तरह से ये पीपीएम सांद्रता होगी। अब क्वेश्चन जो आते हैं इस पर बार बार ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मोल प्रभाज। तो देखते हैं मोल प्रभाज क्या है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई बाइनरी सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होगा कि विलायक है और उसमें कोई एक ही विलेय है। अगर मान लीजिए पानी है, आप चाहें तो उसमें नमक और चीनी दोनों एक साथ घोल सकते हैं, तब उसमें कुल कंपोनेंट 3 हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसे विलयन की संकल्पना कर रहे हैं जहाँ पर केवल 2 ही हैं, एक विलेय है और एक विलायक है, ऐसा मान लेते हैं। तो मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है कि मोल प्रभाज या उसी को मोल अंश कहते हैं, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। लिखा है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, मतलब इसमें 2 का घटक है तो किसी एक के घटक की संख्या, और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या, और जो पूरे की संख्या उन दोनों के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए देखते हैं कैसे है। मान लीजिए इसमें 2 हैं, एक ए है एक बी है। ए हम मान लेते हैं कि ये विलेय है, विलेय को हम ए नाम दे रहे हैं और विलायक को हम कह दे रहे हैं कि बी है, ये विलायक है, ये विलायक है। तो हम ये मान लेते हैं कि विलायक की जो मोलों की संख्या है वो NB है और जो विलेय के मोलों की संख्या है वो NA है।
बात क्लियर। दो घटक हैं विलयन में, विलेय और विलायक है। विलायक की मोलों की संख्या Nb है और विलेय की मोलों की संख्या Na है। तो अब अगर हम लोगों को अब इसमें किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकालना है, मान लीजिए हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो मोल प्रभाज को हम लोग जीटा या सिंपली ऐसे एक्स बना के दिखाते हैं, तो XA यानी कि विलेय का मोल प्रभाज। ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का, थोड़ा बड़ा लिखे शायद दिख न रहा हो, विलेय का मोल प्रभाज इक्वल टू होगा क्या? इसके मोलों की संख्या यानी कि Na किसका अनुपात? कुल घटकों की। तो कुल घटक क्या उनका है? यही दोनों हैं, तो Na प्लस Nb, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज, यानी A का मोल प्रभाज बराबर A के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल 1 2 थे, तो दोनों के मोलों की कुल संख्या को जोड़ के कर देंगे। वैसे अगर XB लिखना पड़े तो क्या करेंगे? ये जीटा है, हालांकि XB इक्वल टू क्या होगा? तो अब B का निकालना, तो B के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ये बात क्लियर हुई? ये डिफिनीशन है, लिख लीजिएगा इसको। एक सीक्वेंस में सब कुछ करते चलेंगे तो आप लोग लॉकडाउन में जितना भी हो सकेगा 2-3 चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक सब लोग नहीं जाने तो सबको बता दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये मोल प्रभाज है। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अब ये देखिए, जो ये अंश और हर है, तो हर हमेशा ही बड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए कि A के 2 मोल थे और इसके कितने मोल थे? सपोज दैट 4 मोल थे। तो अगर A का हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। किसका आएगा? A का। और अगर B का निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4। तो ये कितना आएगा? 2/6, और ये कितना आएगा? 4/6, ठीक है ना। तो एक यहाँ से निकल के आएगा कि जो मोल प्रभाज आएगा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा नीचे ज़्यादा ही रहेगा। एक्चुअली है क्या कि इस पूरे को हम 1 मानकर उस 1 में फ्रैक्शन के रूप में दिखा रहे हैं। तो जो XA या XB की जो वैल्यू होगी हमेशा 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 तक जाएगी, ऐसे जाएगी। 1 आने का मतलब होगा कि उसमें एक ही कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो इस तरह से आएगा। और अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन जोड़ दें, तो हमेशा ही कितना आएगा? 1 आएगा। आप चाहे इसकी वैल्यू जो भी रखेंगे, यहाँ पर आप 10 रख दीजिए, इसको 20 रख दीजिए, चाहे जो भी रखेंगे, दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो हमेशा दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन का एक फार्मूला ये हो गया। और इसी के साथ हम लोग ये भी याद कर लें कि XA प्लस XB प्लस XC जो भी रहेगा, अगर और रहेंगे तो और भी रहेगा, इक्वल टू 1 होता है। ये मोल प्रभाज क्या होता है समझ गया आप लोग। मोल प्रभाज में ये फार्मूला ऐसे रहेगा, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाएगा उसके मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या कर देंगे। अगर एक का मोल प्रभाज हमको पता है तो दूसरे का हम लोग इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए अब एक सवाल देखते हैं इसी पर। तो मोल प्रभाज पर ये सवाल है, लिखा है एथिलीन ग्लाइकॉल, फार्मूला लिखा है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लगाया सवाल है, घर पे भी देख लीजिएगा आप लोग। तो एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो अब डायरेक्ट देखिए मोलों की संख्या नहीं दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर ये लग रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन बनाया गया है जल में और उसका W/W दिया गया है। और 20% कहने का मतलब है कि ये जो C2H6O है ये 20 ग्राम है और ये पूरा 100 ग्राम है। तो पूरा अगर 100 ग्राम तो उसमें 20 ग्राम अगर ये है तो बाकी के 80 ग्राम क्या होगा? वो पानी होगा। तो इसमें जो 80 ग्राम क्या है? 80 ग्राम जो है वो H2O है और 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल का ये फार्मूला होता है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अल्कोहल ग्रुप है। तो इसका जो अणु भार आएगा या उसी को अणु द्रव्यमान बोलते हैं वो 62 आएगा।
और अगर इसी को हम लोग ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो इसी को हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का जो पहला चैप्टर है 11 का, उसको आप लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा, बार बार आएगा। इस चैप्टर में भी आएगा, इसके बाद वाले में भी आएगा, अभी हम लोग मोलरता पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा। तो उसका वो 62 ग्राम प्रति मोल होता है, मतलब इसके एक मोल का जो द्रव्यमान होगा वो 62 ग्राम होगा। तो अब हम लोगों को मोल प्रभाव निकालना है। तो मोल प्रभाव निकालने के लिए हम लोगों को ये जो दोनों हैं, इन दोनों के मोलों की संख्या हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब इसके मोलों की संख्या क्या होगी? तो अगर मान लीजिए ये जल के मोलों की संख्या, तो क्योंकि हम लोग जब मोल प्रभाव लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो जब दोनों की मोलों की संख्या हम लोग पता नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जल के मोलों की संख्या क्या होगी? तो जल के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है? वहीं अणु भार ही। अणु भार को जब ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो वो उसका मोलर द्रव्यमान होता है। तो जल के मोलों की संख्या बराबर होगा, ग्राम में भार कितना है? 80 ग्राम। अब पूरा फार्मूला लिखते हैं कि ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान, ये फार्मूला होता है मोल निकालने का। इसी मोलर द्रव्यमान है क्या वास्तव में? ये अणु भार ही होता है। तो ये आ जाएगा आपका ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 80 डिवाइडेड बाई जल का अणु भार कितना होता है? सबको पता होना चाहिए। H2O कितना होता है? 18 होता है। तो ये 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 4.4 के समथिंग आएगा। देख लीजिएगा आप लोग, ये लगा ला एग्जाम्पल है NCERT का। तो ये जल के मोलों की संख्या हो गया, ये इधर ही रेज कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अब एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या क्या होगा? इथाइलिन EG लिख दे रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। तो इसका भी ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान बोले, डिवाइडेड बाई अणु भार, अणु भार या वही मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम में द्रव्यमान कितना है? 20 है, डिवाइडेड बाई 62, ये इसका अणु द्रव्यमान। मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि ग्राम में भार और उसका जो अणु भार आता है उसी को ग्राम में करके लिखते हैं, तो उसके मोलों की संख्या आ जाती है। तो ये 20/62 रहेगा। तो ये कितना आएगा करीब? ये आया है आपका NCERT में 0.322 है, तो ये आएगा 0.322, और वो वाला जो है वो 4.44 है। तो ये जल के मोलों की संख्या है और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या है। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाव, तो XE लिख दे रहे हैं, E फॉर इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल टू इसके मोलों की संख्या 0.322 डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या, तो 0.322 प्लस 4.44 इक्वल टू ये आपका आएगा इथाइलिन ग्लाइकॉल का 0.068। अब अगर हम लोगों को जल का निकालना है तो जल के निकालने के लिए ये ऐसे फार्मूला रख लें, या फिर हम लोग क्या करेंगे, XE प्लस X H2O इक्वल टू 1 होगा। तो XE का वैल्यू इसमें रख देंगे तो H2O का निकल जाएगा। तो इस तरह से ये मोल प्रभाव हो गया। मोल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, भी राउल्ट का नियम आएगा, वहाँ पर भी आएगा, कई जगह आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं अगला, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। तो ये है विलियन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। हालांकि ऐसे कुछ हेडिंग ऐसे भी हैं जो NCERT में नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर क्या होती है? तो लिखा है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि चाहे विलयन जितना भी हो, हम लोग प्रति लीटर के हिसाब से बताएंगे। जैसे ट्रक अगर चलती है तो हम लोग बोलते हैं ना कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा के हिसाब से बोल देते हैं, चाहे जितना भी चले। तो वैसे यहाँ भी है, जैसे अगर मान लीजिए ये 10 लीटर पूरा विलयन है, पूरा विलयन 10 लीटर है। अब इस 10 लीटर में हम ये कहें कि 100 ग्राम, ये पूरा 100 ग्राम चीनी है। अब आपको बताना है कि प्रति लीटर के हिसाब से कितना आएगा। तो ये देखिए 10 लीटर 100 ग्राम कितने में? 10 लीटर में है। तो इसी को अगर 1 लीटर के हिसाब से बताना रहेगा तो हम कहेंगे कि ये 10 ग्राम प्रति लीटर का है, होगा कि नहीं?
ये सबको समझ में आ रहा होगा कि 10 लीटर पूरा है, मतलब विलेन बन गया है चीनी और पानी मिलाने के बाद, ये पूरा 10 लीटर है। इस 10 लीटर में 100 ग्राम चीनी है, तो 100 ग्राम चीनी है तो पर लीटर के हिसाब से कितना होगा, तो अमाउंट जो भी दिया है विलेय का उसमें हम लोग उससे भाग देंगे तो आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला है कि विलेय का ग्राम में द्रव्यमान जो भी रहेगा 100 डिवाइडेड बाई विलेन का आयतन लीटर में करेंगे, तो ये फार्मूला लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्रति लीटर के हिसाब से ही आएगा, चाहे अब ये जितना भी रहे। तो इस तरह से ये विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। लेकिन मोलरता पढ़ने से पहले हमें चाहेंगे कि मोल निकालना सब लोग सीख लें। 11वीं के पहला चैप्टर में दिया है बहुत अच्छे से, हम फिर थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहे हैं। हालांकि कल हम लोग फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए ये मोलों की संख्या जो होता है, मोलों की संख्या होता है ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान, याद रखिएगा। अब देखिए जैसे अगर NaOH है को हमने 80 ग्राम लिया, तो ये कितने मोल होंगे, तो इसका ग्राम में द्रव्यमान कितना हो गया, 80 हो गया। और मोलर द्रव्यमान कितना होता है, इसका जो अणु भार आएगा उसी को जब हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसके 1 मोल का द्रव्यमान होता है। देखिए इसे इसका 23 + 16 + 1 ये कितना आया 40। तो इसके एक अणु का द्रव्यमान 40 है, लेकिन इसके 1 मोल का द्रव्यमान 40 ग्राम होता है, याद रखिएगा। तो मोलर द्रव्यमान से मतलब उसके 1 मोल का द्रव्यमान। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो इस पे 40 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 मोल। यानी कि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका मतलब होगा कि वो 2 मोल है। ये याद रखिएगा कि उसके अणु भार से ही भाग दिया जाता है। अणु भार को अगर ग्राम में व्यक्त कर दें तो उसके 1 मोल का हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ppm में सांद्रता पर क्वेश्चन किया, मोल प्रभाव हम लोग पढ़े हैं और विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को कवर किए हैं। तो आप सब लोग इतना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो लोग लॉकडाउन का बहाना बनाना चाह रहे होंगे उनके पास बहुत बहाने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।